नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कांग्रेस के रायपुर में कल से शुरू हो रहे महाधिवेशन से ठीक पहले आज राजनीति पर तब गर्मागर्मी हो गई जब रायपुर जा रहे कांग्रेस नेताओं में से एक नेता पवन खेड़ा को असम की पुलिस ने दिल्ली के एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इंडिगो के विमान से उतार लिया और उतार करके गिरफ्तार कर लिया। पवन खेड़ा को असम के हाफलॉन्ग पुलिस थाने में दायर एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में विमान में बैठे और कांग्रेसी नेता भी विमान से नीचे उतर गए और वहीं एयरपोर्ट के टारमैक पर ही बैठ करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रायपुर जा रहे थे, विमान में बैठ चुके थे और तभी एक पुलिस अधिकारी ने उनसे कहा कि उनके बैगेज में कुछ दिक्कत है, इसलिए वो नीचे उतर जाए। जब पवन खेड़ा ने कहा कि उनके पास सिर्फ हैंड बैगेज है, तो पुलिस अधिकारी ने उनसे नीचे वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए आने को कहा। पवन खेड़ा नीचे उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। असम के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पवन खेड़ा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अभद्र तरीके से लिया और उनके पिता के नाम को जानबूझकर गलत बोलने की कोशिश की। आपको बता दें कि खेड़ा ने प्रधानमंत्री का पूरा नाम लेते वक्त उनका सही नाम बोलने के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला और बाद में इसे ठीक किया। इसी के खिलाफ असम में एक एफआईआर उनके खिलाफ दायर हुई है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसका पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने तुरंत विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने उनके पुराने बयानों को भी याद दिलाया। जी, क्या कारण है? डॉक्यूमेंट अभी देखते हैं। ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। ये पवन जी साफ कह रहे हो। ये देखिए यहाँ से चला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे? कोई ऑर्डर दिया सर? आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। अब असम पुलिस इसके बाद पवन खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड पर, जो ट्रांजिट रिमांड होती है, उस पर लेने के लिए दिल्ली की द्वारका कोर्ट के लिए निकली। तो उसी दौरान कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ये हम आपको बिल्कुल एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हुआ क्या आज दिन में। दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें राहत दिए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यों की बेंच ने जब सिंघवी से मामले की जानकारी मांगी तो सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा ने एक बयान को लेकर उनके खिलाफ असम के एक जगह पर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दायर किए गए। असम पुलिस ने इसी सिलसिले में एफआईआर पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है और यूपी पुलिस भी ऐसी ही तैयारी में है। सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के दायरे में जो एफआईआर है वो एक राज्य में ही लाई जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि 4-10 जगह एफआईआर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि पवन खेड़ा ने क्या बयान दिया था, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि पवन खेड़ा प्रधानमंत्री के पूरे नाम को लेकर कंफ्यूज थे और उन्होंने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने इस पर बिना शर्त माफी भी मांगी थी और कहा था कि उनकी जबान फिसल गई। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी पर ऐसे गंभीर केस नहीं किए जा सकते। गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और आरोपी को पूछताछ के लिए पहले समन नहीं किया गया, बल्कि सीधे गिरफ्तारी के लिए आ गए।
ये बोलने की आजादी का हनन और अदालत उन्हें संरक्षण दे, गिरफ्तारी से बचाव दे। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 505 ऐसी बड़ी धाराएं क्यों लगाई गई। इस बहस की आगे जानकारी से पहले आपको यह बता दें कि ये 3 धाराएं क्यों लगाई जाती हैं। धारा 153A यानी कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़ी यह धारा है। 295A 295A जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण काम से जुड़ी है। अब आप खुद तय कर लीजिए कि यह इसमें हुआ था या नहीं। धारा 505 विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने वाले बयानों से यह धारा जुड़ी हुई है। अब आप तय कीजिए कि इसका वायलेशन यहां पर पवन खेड़ा के मामले में हो रहा था या नहीं हो रहा था। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का विरोध किया गया। असम की जो सरकार थी उसकी ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को पवन खेड़ा के बयान का वीडियो कई बार दिखाया और बयान को गंभीर बताते हुए कहा कि जानबूझकर प्रधानमंत्री के लिए यह बयान दिया गया। यह अदालत तय करे कि यह बयान गलती से दिए गए हैं या नहीं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला कैसे बन सकता है और बाद में अपने फैसले में पवन खेड़ा को राहत देते हुए उन्हें मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी और पवन खेड़ा को बाद में नियमित जमानत के लिए निचली कोर्ट जाने को कहा। इसका मतलब यह हुआ कि असम पुलिस द्वारा पवन खेड़ा को ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाने पर रोक लग गई है। अब वो असम नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और असम में जो एफआईआर दायर हुई है उसको एक जगह करने पर यूपी और असम को नोटिस जारी किए, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसके फौरन बाद पवन खेड़ा को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेश किया गया, जहां देर शाम तक उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई और वो बाहर आ गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। अगला कदम आपका क्या होगा? क्या रणनीति आगे रहेगी? संघर्ष जो हमारा है इस देश को बचाने का, संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, मेरे नेता राहुल गांधी जिस निडरता से अपना संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। इस बीच इस मामले से पक्ष विपक्ष की राजनीतिक गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। एक दूसरे पर हमले तेज हो गए। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। यदि उन पे एफआईआर भी होगा तो उसको पहले रोका जा सकता था या फिर यहाँ रायपुर से जाने के बाद उसे पूछताछ कर ली जाती। लेकिन ये जो हरकत है वो जो निम्न स्तर के लोग करते हैं उस प्रकार की हरकत है और मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता कि सत्ता में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। असम की पुलिस उनके पीछे पीछे भाग रही थी, कब एयरपोर्ट जाते और कब हम एयरपोर्ट से उठाकर उसको लेके जाएंगे तो बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। तो ये बड़ी न्यूज़ बनाने के चक्कर में पवन खेड़ा जी को अरेस्ट किया। मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह का बयान पवन खेड़ा ने दिया और जो आपत्तिजनक है, क्या बाकी पार्टियां ऐसे बयान नहीं देती? हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछ रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसके कई वरिष्ठ नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी तक पर ऐसे बयान देने का आरोप लग चुका है।
ऐसे ही कुछ बयान हम आपको सुनाते हैं, जिसके बाद हमें और आपको सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी बोलने की आजादी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सारे नेता लोग अपने आप से ये सवाल पूछे। वरना आज कांग्रेस के नेता ने कोई बात बोली, उस पर बीजेपी ने कुछ आपत्ति ले ली और एक एफआईआर हो गई। यही चीज उल्टा भी हो सकता है कि बीजेपी के कोई नेता कुछ बोले और कांग्रेस आपत्ति लेकर के एफआईआर कर दे, क्योंकि ये सारी चीजें इतिहास गवाह है, हो चुकी है। आइए सुनते हैं। दीदी, ओ दीदी, भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? अब इस मामले में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। पिछले साल 15 जून को नागपुर से कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हम आपको वो बयान तो नहीं दिखा सकते, लेकिन तस्वीरों से याद जरूर दिलाना चाहते हैं कि ऐसी भाषा एक स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। कोई हाल होगा कि क्या बोलेंगे, कुत्ते की मौत होती है, मौत होगी। ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को 1000 नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इतना ही बोलते मैं मेरे दोस्तों सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही एक और आपत्तिजनक बयान 12 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राज पटेरिया ने दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए तैयार रहें, बाद में उसी पर सफाई भी देने की कोशिश की। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो करने के लिए तत्पर रहो। अब पवन खेड़ा को असम की पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान भी सुन लीजिए, जिस पर आपत्ति होनी ही चाहिए। उत्तराखंड में पिछले साल 11 फरवरी 2022 उत्तराखंड में चुनावी रैली के दौरान वो क्या बोल गए, आइए सुनते हैं। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? आज जब उनसे हमारे सहयोगी वेदांत ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने साल भर पहले इसी बयान पर पुलिसिया कार्रवाई जो उनके खिलाफ हुई थी, उस पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को, अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए बोला कि मेरे खिलाफ भी तो 130 एफआईआर हुई थी, तो फिर यह कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। Can you abuse a father? Because I said something about father of a leader, Congress has filed 130 FIR against me in Telangana. So what is about that? Right. So just you be reassured that whenever a offense is committed, there will be clampdown. तो इस बयान से कहीं ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने खिलाफ कांग्रेसी राज्यों में हुई कार्रवाई का यह जवाब दे दिया, मतलब एक तरीके का बदला। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि राजनीति में किस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही है। आज पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर हमने 2 वरिष्ठ वकीलों से भी बात की। पहले सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट
अमन लेखी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है? पवन खेड़ा ने बोला नंदनीय था, बोलना नहीं चाहिए था, बैड टेस्ट में था, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। ये पब्लिक डिस्कोर्स से गिराई जा रहा है और एक नमूना है पवन खेड़ा जो ऐसे बेहुदा बातें करते हैं। पर ये उन्होंने बोला, ये क्वेश्चन ये आता है कि डील करने का तरीका क्या है। उनकी माफी मांगना इज नॉट इन एनी वे रेलेवेंट, इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि गलती करके माफी मांगना कुछ नहीं। जब आपको डर लग रहा हो तो माफी मांग लो, माफी भी इनसिंसियर होती, माफी भी सही नहीं होती, उसकी बात नहीं कर रहा। पर इस पे गलती जो ये है, पीनल ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है। जो इन्होंने बोला गलत, पर जो गलती है वो लॉ कानून के मुताबिक पीनल कोड में किसी धारा के अंदर आती नहीं है। और जो पीनल कोड की धाराएं होती हैं वो दो डिफरेंट डिवीजन में होती है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, और जो इनका बोलना है बेहुदा चाहे हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता। जो मुझे देखने को आया है कि इसके अंदर 153A, B, 295, 504, 505 ये सारे लगे हैं ना। ये जो ऑफेंसेस हैं, दिस इज रिलीजियस एनिमोसिटी का करना, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए करना, पब्लिक पीस को के ब्रीच करना, उसमें आता है। और पब्लिक पीस के जो ब्रीच करने का प्रोविजन एक स्ट्रेच पे 504 में आ सकता है। वो जिस बंदे को बोला गया वो पब्लिक पीस ब्रीच करे, जैसे उन्होंने मोदी जी को बोला, तो क्या इस पे कोई संभावना थी कि मोदी जी आके पब्लिक पीस ब्रीच करेंगे? ऐसी नहीं थी। 504 भी नहीं बनता, 505 नहीं बनता। तो मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने बोला गलत है, पर जिस तरीके से डील किया गया वो भी सही नहीं है, क्योंकि एक सेंटिमेंट हर्ट होने पे पिनल लॉ नहीं आता। और क्योंकि सेंटिमेंट हर्ट हुआ एक हाई फंक्शनरी का, उससे एक लॉ सबवर्ट नहीं होता। तो एफआईआर होना ही नहीं चाहिए था इसके अंदर, पब्लिक कॉन्डेमनेशन होनी चाहिए थी इसके बारे में। पब्लिक कॉन्डेमनेशन सही है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर नहीं होना चाहिए था। इन एनी केस अरेस्ट जो होती है, अरेस्ट एक्सेप्शन है, अरेस्ट होती है इन्वेस्टिगेशन को एड में। तो अगर ऑफेंस बनता भी हो तो अरेस्ट ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो दोनों अंगों से ये जस्टिफाइड नहीं है। अमन लेखी वरिष्ठ वकील हैं, आपने सुन लिया, उन्होंने फैक्चुअल पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है। तो अगली बार अगर कांग्रेस की तरफ से भी एफआईआर हो तो उस पर भी लीगल पोजीशन यही रहेगी, वो बदल थोड़ी जाएगी। और आइए आप जानते हैं कांग्रेस सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। देखिए, मुझे तो ये पूरी इंसिडेंट में बहुत बचकाना सा दिखता है। एक तो पहले तो पवन खेड़ा जी ने जो बोला था मोदी जी के बारे में, उनको बोलना नहीं था, बट उन्होंने खुद माफी मांगी कि गलती से हो गया था। और वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप एक हवाई जहाज को दिल्ली में रोको और 3 स्टेट्स की पुलिस वहां पहुंच जाए और पहले खेड़ा जी को बोला जाए कि आप वो पुलिस कमिश्नर आपसे बात करना चाहते हैं और सेक्रेटरी सिविल एविएशन आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब ये क्या, आप क्या प्रूव करना चाहते हो देश में कि इतनी छोटी छोटी बात को लेके पूरा प्रशासन इकट्ठा हो जाएगा और लोगों को तंग करेगा और परेशान करेगा और रिएक्ट करेगा। मतलब मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी छोटी बात पे किसी ने रिएक्ट भी किया। पवन खेड़ा जी ने जो बोला, हो सकता है कि मैं उनकी जगह होता तो वैसी बात नहीं बोलता, मगर उन्होंने बोलने के बाद तुरंत माफी भी मांगी। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी माफी मांगी। तो वो एक विषय ठीक है कि आपको आज पब्लिक डिस्कोर्स में हम लोगों को डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए, डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो मिसयूज और वांटेड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो रही है फॉर पर्सनल रीजंस, फॉर पर्सनल वेंडेटा, ये बड़ा अनफोर्सीन भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। और मेरे ओपिनियन में डेमोक्रेसी के लिए इट्स अ वेरी बैड मैसेज। देखिए, इससे और खराब बातें कोर्ट्स के बारे में कही गई इन द पास्ट, लॉ मिनिस्टर्स ने कही है, दूसरे लोगों ने कही है। जजेस क्या कहते हैं, आवर शोल्डर्स आर वेरी ब्रॉड, हमको किसी को पनिश करने की जरूरत नहीं है। मैग्नानिमिटी लाइज माफी देने में। देखिए, आप जितने बड़े होंगे आपको उतना झुकना चाहिए, जितने आप बड़े होंगे उतना कम आपको विचलित होना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग आपके बारे में ऑलवेज बोलते रहेंगे और उस बोलने से आपको इतना नाराज नहीं हो जाना चाहिए कि पूरा शासन तंत्र देश का आप लगा दो उस आदमी को पकड़ने में, उसको प्लेन से उतरवाओ, प्लेन की में आज वो प्लेन रद्द हुआ, पैसेंजर रायपुर नहीं जा पाए,
एयरपोर्ट टारमैक में एक कितना बड़ा तमाशा हुआ, मुझे नहीं लगता कि एनीबॉडी कुड फील प्राउड अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे। उम्मीद है तनखा जी जो हैं ये अपनी पार्टी को भी ये नसीहत देंगे और सभी के लिए ये नसीहत होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार कांग्रेस आहत हो जाए कि उनके नेताओं के बारे में कुछ कहा गया तो चलें वो भी एफआईआर कराने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। तो ये जो छुई मुई राजनीति है, जो बुरा मान जाते हैं, उससे आगे बढ़िए। और हां, ज्यादा बड़ी बात ऐसे बोल मत बोलिए। आइए रुक करते हैं हमारी अगली स्टोरी का, क्योंकि ये तो बोल की बात हो गई, जो हकीकत हो रही है उसके बारे में बात करें। ये तो कुश्ती का अखाड़ा बन गया है, दिल्ली का एमसीडी। चुनाव हुए 3 महीने हो गए, आप सोचिए अभी तक ये कुश्ती चली रही है। कभी सेब फेंका जा रहा है, कभी माइक फेंका जा रहा है, दुनिया जहां की चीजें एक दूसरे के ऊपर फेंकी जा रही हैं। इस सब फेंका फेंकी के बीच में दिल्ली का कष्ट किसी को नहीं दिख रहा। आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनावों के लिए बीती रात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हंगामा होता रहा और ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक कही जाएंगी। इनमें से कुछ तस्वीरें आप भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार रही रेखा गुप्ता पोडियम तोड़ती दिखी, माइक तोड़ती दिखी। आम आदमी पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते दिखे। क्या हो रहा है? और हमारे आपके चुने नुमाइंदों के ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे को खींच खींच कर पानी की बोतलें मार रहे हैं। इस हमले से बचने के लिए महिला पार्षद टेबल के नीचे छुप रही। सदन के वेल में आकर पार्षदों की आपस में धक्का मुक्की और नारेबाजी होती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद कुछ बयान भी। आइए सुनते हैं। एमसीडी में जो चुनाव हार गए हैं, जो उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार करने को तैयारी नहीं है। ये चौथी बैठक है आज, जहां पे वो बार बार लड़ाई झगड़ा गाली गलौच मार पिटाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा नारेबाजी गाली गलौच। ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन उनके पार्षदों ने आगे शुरुआत की, पहले असभ्य भाषा का प्रयोग किया, फिर गाली गलौज की, उसके बाद तो हद ये हो गई ना, हाथ छोड़ दिया हमारे काउंसलर पे, फिर दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और मैं बीच बचाव करते हुए हाथ जोड़ रहा कि बस आप झगड़ा ना करें, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। ये जो पूरा हंगामा था, ये स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान शुरू हुआ और इसकी जड़ में था मोबाइल फोन। एमसीडी के सदन में स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। जब 40 से 50 वोट डल गए तो बीजेपी ने एतराज किया कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत क्यों दी गई। इसे लेकर आपत्ति हुई तो हंगामा हो गया, सदन स्थगित हो गया और आखिरकार मेयर ने भारतीय जनता पार्टी पार्षदों की बात मानकर मोबाइल फोन साथ ले जाने पर रोक लगा। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने मांग की कि जो वोट अब तक डाले गए हैं उन्हें फिर से डलवाया जाए। बीजेपी का आरोप था कि एमसीडी में गुप्त मतदान होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी पार्षदों ने बैलेट पेपर की फोटो खींचकर गुप्त मतदान का उल्लंघन किया। इस पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि उन्होंने कानून के जानकारों से बात की है और नियमों में यह कहीं नहीं लिखा है कि वोटिंग के दौरान मोबाइल नहीं ले जा सकते। बार बार मुद्दा वो मोबाइल फोन का उठा रहे थे, वो बिल्कुल अवैध था, क्योंकि पहले भी और अभी जैसे संजय भैया ने बोला कि पिछले दिसंबर में जो 2022 में एमसीडी के जो चुनाव हुए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था मोबाइल फोन अंदर ले जाना बैन नहीं है, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने देखा कि ये तो सीक्रेट बैलेट का वॉयलेशन हो रहा है। लोग फोटो खींच करके बाहर ला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आतिशी का मोबाइल मंगाइए, व्हाट्सएप किए गए सीक्रेट बैलेट के वोट। वोटर ने वोट डाल के आतिशी को और इनके बड़े नेताओं को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वॉयलेशन हो गई। तो बीजेपी फिर शुरू से मतदान कराने की मांग पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी रही कि मतदान जहां रुका वहीं से आगे शुरू हो। मतलब फिर एक लड़ाई, फिर तोड़फोड़, धक्का मुक्की, ये सब बदलता रहा। इस मुद्दे पर 13 बार सदन स्थगित हुआ है। 3 महीने हो गए चुनाव के नतीजे आए हुए और 13 बार
यह सदन स्थगित हो चुका है। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ सदन गुरुवार सुबह 10 बजे तक यानी कि 23 घंटे तक चलता रहा, रुकता रहा। आखिरकार मेयर ने शुक्रवार सुबह 10 बजे तक यह सदन स्थगित करने का फैसला ले लिया। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ऐसी क्या बात है कि दोनों पार्टियां इसे अपनी नाक का सवाल बनाए हुए? सुनते हैं शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या होती है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी और क्यों इसको लेकर मचाए इतना बवाल? एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की असली सरकार मानी जाती है। मेयर और डिप्टी मेयर के पद अहम तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर आर्थिक और प्रशासनिक फैसले लेने के अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास होते हैं। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करनी है, कोई प्रस्ताव लेकर आना है, तो ये सारे काम स्टैंडिंग कमेटी करती है। और जब ये जरूरी होता है कि प्रस्ताव आगे से अप्रूव कराना है, तो उस प्रस्ताव को सदन में लेके आया जाता है और तब मेयर डिप्टी मेयर का रोल जो है वो अहम हो जाता है कि कब सदन बुलाना है, कैसे कोई प्रस्ताव जो है पास करवाना है, तो तब जो है मेयर डिप्टी मेयर का रोल अहम हो जाता है। लेकिन जो डे टू डे बेसिस पर एमसीडी चलाने का काम होता है, नीतियां बनाने का जो काम होता है, वो जो है ज्यादातर काम जो है एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी करती है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं और इनके चुनाव जो है वो 2 चरणों में होते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव पहले चरण में होगा और 12 सदस्यों का दूसरे चरण में होगा। जो 6 सदस्यों का चुनाव होगा वो पूरा हाउस एक बार में करेगा और जो 12 सदस्यों का चुनाव होगा वो जोन से होगा, क्योंकि एमसीडी में 12 जोन है और हर जोन से एक एक जो मेंबर है वो चुन कर आएगा। तो अभी जो बवाल मचा हुआ है वो 6 सदस्यों को लेके मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि उम्मीदवारों की संख्या है 7, सीटें हैं 6, यानी कि दोनों पार्टियों में से किसी एक का उम्मीदवार पक्का चुनाव हारेगा और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि उसका उम्मीदवार चुनाव हारे। वो इसलिए कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में एक एक सीट जो होती है वो अहम होती है। कोई भी पार्टी जो है वो जो यहां बढ़त बनाएगी उसको आगे जब जोन के चुनाव के नतीजे आएंगे तो तब उसको फायदा या नुकसान मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है 6 सदस्यों के लिए, तो ये 4-2 हो जाए, यानी कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाए और 2 जो है वो बीजेपी जीत जाए। इसका मतलब ये होगा कि बाकी की जो 12 सीटें बची हुई हैं उसमें से आम आदमी पार्टी को केवल 6 सीट जीतनी होंगी ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी में अपना चेयरमैन बना ले। 18 में से 10 सीटें जिसके पास होंगी स्टैंडिंग कमेटी में वो चेयरमैन बना लेगा। लेकिन अगर ये हो गया कि बीजेपी 3 आम आदमी पार्टी 3, तो आम आदमी पार्टी को जो जोन के चुनाव होंगे उसमें ज्यादा मशक्कत करनी होगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को 12 में से 7 सीटें जीतनी पड़ेंगी, तब जाके वो एमसीडी में अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो जोन के चुनाव होने हैं 12 जोन जो हैं उनमें आम आदमी पार्टी पहले 8 जोन में आ गई थी, बीजेपी 4 जोन में आ गई थी। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो एल्डरमैन जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए उनको 3 खास जोन में नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से हो यह गया कि बीजेपी जहां केवल 4 जोन में आ गई थी अब इस स्थिति में आ गई है कि वो 5 से 7 सीटें स्टैंडिंग कमेटी की जीत सकती है, क्योंकि उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ किया है कि मनोनीत पार्षद भी वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अहम है, एक एक सीट जो है वो अहम है और कोई पार्टी जो है मौका नहीं छोड़ सकती कि किसी भी सूरत में जितना ज्यादा हो वो सीट जीतनी है और इसीलिए जो है गतिरोध स्टैंडिंग कमेटी को लेकर बना हुआ है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने शरद से जान लिया कि ये क्या है कहानी, लेकिन इतना ज्यादा बीजेपी को इंटरेस्ट क्यों है? क्यों इस उम्मीद से हैं कि वो स्टैंडिंग कमेटी में अपने लोग बना ले जाएंगे? तो यहां पर हम आते हैं नंबर गेम पर। आंकड़े में छुपी हुई है असली दास्तान। आइए देखते हैं ये अंक गणित। एमसीडी में 250 सीटें, बहुमत 126 पर होता है। आम आदमी पार्टी के पास 134 सीटें हैं, बीजेपी के पास 104 और कांग्रेस के पास 9। अब खास बात यह है, आप सोचेंगे ये तो बहुत क्लियर है, 134 पर आम आदमी पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विधानसभा के हिसाब से सोच रहे हैं, आप लोकसभा के हिसाब से सोच रहे हैं। एमसीडी में जब वोटिंग होती है मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के लिए, जोन के लिए, तो यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। यानी कि अगर कोई आपका पार्षद यह सोचता है कि नहीं भाई मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, वो दे सकता है। कांग्रेस के भी पार्षद किसी और को वोट दे सकते हैं।
तो बीजेपी को यही उम्मीद जगती है कि कुछ ऑपरेशन कमल टाइप का कर दिया जाए, कि इधर से कुछ लोग हमारे पक्ष में आ जाएं, उधर से आ जाएं, और यही सारी अंक गणित में लड़ाई फंसती है कि बीजेपी इसी जोड़ तोड़ में जुड़ी हुई है कि बस 15-20 हमारे हिस्से में आ जाए। एमसीडी के सदन का यह हाल जो आप देख रहे हैं, ये इन्हीं अंक गणित की वजह से हो रहा है। पर ज्यादा बड़ा सवाल अब मैं पूछने वाला हूं। देखिए, ये जो कुछ हो रहा है आपको लग रहा होगा ये बड़े तरस आती है, ये क्या कर रहे हैं ये पार्षद, लेकिन ये जान लीजिए जो जो दिल्ली में रह रहा है ये सीधे कहानी आपसे जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली की सारी समस्याएं जिसका निवारण एमसीडी म्युनिसिपैलिटी का है वो पूरा करना इन्हीं पार्षदों का काम था, लेकिन ये तो अपनी जोड़ तोड़ में जुड़े हुए हैं। आपका काम कैसे करेंगे? तो क्या क्या है इस एमसीडी का काम, एक एक करके आपको वो बताते हैं। काम नंबर 1, जो ये छोड़े पड़े हैं और अपनी उलझन में लगे हुए हैं, ठोस कूड़ा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ तो एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गए थे। दिल्ली में 3 एंट्री पॉइंट्स हैं और इन तीनों एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े पहाड़, अरावली पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, और इन्हीं कूड़े के पहाड़ों पर यह चुनाव लड़ा गया था और आज उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहां आप देख रहे हैं प्लस माइनस गणित में लगे हुए हैं एमसीडी में सब। दूसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार। लोगों का आरोप है कि तमाम तरह की नागरिक सेवाओं के लिए उन्हें घूस देनी पड़ती है, चाहे वो मकान का नक्शा पास करवाना हो या कोई अन्य इजाजत लेनी हो। उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। 3 महीने हो गए चुनाव हुए। तीसरा, ठेके पर कामगार। एमसीडी में हजारों सफाई कर्मी ठेके पर काम करते हैं। उनके काम करने की स्थितियां बहुत कठिन होती। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इन कर्मियों को नियमित करेगी। क्या हो गया? इंतजार ही लग रहा है। क्यों? अंक गणित में फंसे हुए हैं। सेब फेंका जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, पानी की बोतल, माइक। अगला, फेरी वाले। दिल्ली की एक बड़ी जनसंख्या गलियों में फेरी लगाकर या हॉकर के तौर पर रोजी रोटी कमाती है, लेकिन उनके लिए जगह नियमित नहीं है और जहां वो दुकान लगाते हैं वहां कई जगह जाम लग जाते हैं। इसको लेकर के भी कुछ समाधान निकालना है, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा भाई, जब नेता लोग अपना ही समाधान चुनने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग। दिल्ली के तमाम बाजारों में व्यापारियों की तमाम शिकायतें, लाइसेंस से लेकर सील हुई दुकानों तक, बाजारों के आसपास पार्किंग से लेकर लैंड यूज बदलने तक कितनी ही दिक्कतें हैं व्यापारी को। निवारण मिल गया? समाधान हुआ? क्यों नहीं हुआ? 3 महीने से जो कुश्ती चल रही है वो आप देख लीजिए। अगला, शिक्षा। दिल्ली में एमसीडी के स्कूल और अस्पतालों का खराब रखरखाव भी सुधारना जरूरी है। कई स्कूलों में टीचर कम है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो हो नहीं रहा। स्वास्थ्य का मुद्दा भी बड़ा है। एमसीडी अस्पतालों की हालत खराब है, स्वास्थ्य के उपकरण नहीं हैं या पुराने हैं। इसका भी निवारण या समाधान होना था, लेकिन यहां कुश्ती चल रही है। पार्किंग। दिल्ली में जिस तेजी से वाहन बढ़े हैं उस हिसाब से पार्किंग नहीं बढ़ी है, यह भी एमसीडी के अधीन आता है। समाधान मिला? तो दिल्ली वाले जो हैं ये सब सवाल इन्हीं पार्षदों से पूछें कि ये जो तुम एक दूसरे के ऊपर सेब और बोतल फेंक रहे हो, जिस चीज पे चुनाव जीत के आए थे, वो कब करोगे? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी आवारा कुत्तों के बारे में तमाम बात हो रही है कि वो काट ले रहे हैं, मार डाल रहे हैं, आप ये जान लीजिए इसका भी समाधान एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज के पास ही है। उनका काम है मवेशियों को, जानवरों को, बंदरों को, जो जनता त्रस्त है उससे निपटने के लिए डॉग कैचर वैन लगाने के लिए, जो उनका स्टेरिलाइजेशन कार्यक्रम है कि आबादी ना बढ़े, ये करने के लिए। वो कैसे करेंगे? कुत्ते काटते रहें? यहां तो पार्षद अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं। सड़कें, एमसीडी के तहत आने वाली जो सड़कें हैं उनकी जो दुर्दशा है, गड्ढे हुए हैं, उसकी मरम्मत कौन करेगा और कैसे करेगा, जब असली उलझन तो कहीं और है। ऐसा नहीं है कि एमसीडी के लिए पैसे कुछ कम है। आप ये जान लीजिए दिल्ली एमसीडी का बजट 16,000 करोड़ रुपए का है और इस देश में दूसरी सबसे बड़ी एमसीडी है ये म्युनिसिपैलिटी, माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी तो मुंबई और दूसरी दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी, इसके बाद बाकी आती हैं। तो पैसा कम, फंड की कमी नहीं है,
लेकिन जब पूरा फोकस एक दूसरे के ऊपर माइक फेंकने और खींचातानी करने, गिरेबान पकड़ लेने में है, तो फिर आपकी सुध कब लेंगे? मेरे ख्याल से तो आप भी अपने पार्षदों से ये सवाल पूछ सकते हैं। मैं सौरभ गांधी जी के पास जाना चाहता हूं। आप महासचिव हैं यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के। सौरभ जी, जो मूल मुद्दे हैं दिल्ली के, उसको तो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए, क्योंकि हम तो ये नूरा कुश्ती देख रहे हैं, ये जो रेसलिंग मैच है वो देख रहे हैं 3 महीने से। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आपने ऑलमोस्ट सारे ही मुद्दे जो मैं रखना चाह रहा था वो आपने ऑलमोस्ट 1 to 1 सारे मुद्दे रखे। दिल्ली की जनता पिछले 1 साल से, पहले तो ये नूरा कुश्ती चलती रही कि जी डिमार्केशन होना है, वार्ड चेंज होने हैं, ये होना है, एमसीडी का चुनाव टाल दिया जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद में चुनाव होता है, जनता अपना मैंडेट देती है, जनता ने एक पार्टी को पूरा मैंडेट दिया, एक को थोड़ा विपक्ष मजबूत दे दिया। हमें तो ये उम्मीद थी विपक्ष मजबूत है और सत्ता पक्ष भी अपनी मेजोरिटी में है, तो कुछ सही तरीके से कार्यप्रणाली चलेगी। लेकिन जो ये पिछले 3 महीने से नाटक चल रहा है, देखिए कई चीजें हैं इसके अंदर। पहले जहां आम आदमी पार्टी को नहीं लग रहा था कि उनका मेयर या उप महापौर चुना जा सकता है, तो वो झगड़ा कर रहे थे, वो अपना एनार्किस्ट वाला रोल प्ले कर रहे थे। कल जो देखने को मिला वो यहाँ ऐसा लगा कि जैसे आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है या बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारा चुना जाना है और उसका नहीं चुना जाना। जैसे आपने आंकड़े पेश किए, तो अब आम आदमी पार्टी नहीं चाह रही कि चुनाव हो और बीजेपी चाह रही है कि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो। तो अगर संविधान में जो कोई प्रक्रिया लिखी हुई है, अगर उसी तरीके से चुनाव होता है, तो अब जब हम वोट देने जाते हैं तो हमने भी तो सीक्रेट बैलेट से वोट दिया है, हमने भी तो चुपचाप अपने वोट कास्ट करके आए हैं, तो वो चीज होती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो 3 महीने से नाटक चल रहा है, जिसे पूरी दिल्ली देख रही है, आज हम सफरर हैं। पहले काउंसलर्स ये कहते हैं, आरडब्ल्यूएस अगर काउंसलर्स के पास जाती हैं कि या लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेके, तो वो लोग ये कहते हैं कि ऐसा है, अभी तो हमारी शपथ ही नहीं हुई, अभी हमारे को अधिकार नहीं मिले, हम किसी अफसर को कैसे बोले। उसके बाद में ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है मेयर के चुनाव को लेके। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी सबसे अहम पद है, अब ये इसके ऊपर ठीकरा फूटता रहेगा अगले आने वाले कुछ दिनों तक, जिस तरीके की हालात नजर आ रहे हैं। तो हम तो दिल्ली की जनता तो पिछले 1.5 साल से पिसी रही है। पहले एक पार्टी ने कहा कि मुझे जो है पूरा मैंडेट दे दीजिए, मैं काम करूंगी, मैं इस तरीके से दिल्ली को संवारूंगी। दिल्ली की जनता ने उसको भरपूर सहयोग किया और उसको पूरा मैंडेट दिया। सौरभ जी, अब ये एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप है, मजबूत इसमें दोनों ही पार्टियां जिम्मेवार हैं। एक स्थिति ऐसी आ गई है, मजबूत विपक्ष होने के नाते अब जब उम्मीद थी कि सवाल पूछे जाएंगे, तो वो विपक्ष जो है वही सरकार में आना चाहती है, वो सत्ता में आना चाहती है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इसमें बिल्कुल। दिल्ली की जनता ये जान ले कि आप 1.5 साल से सफर कर रहे हैं, और अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर देखते रहिए तमाशा। मैं तो कह रहा हूं, फिर ये वाली रेसलिंग क्यों देख रहे हैं? फिर आप यूट्यूब पे जाइए या टीवी पे जाइए, वो WWE जो आती है वो स्मैकडाउन देख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रेसलिंग चल रही है, कम से कम उसमें बढ़िया रेसलिंग चल रही है। ये देखने में, मतलब रात को हम जब आजकल मैं किसी शादी समारोह से वापस आया हूं, तो देखा कि टीवी के ऊपर ये रेसलिंग देखने को मिल रही है। हम हंसने लगे, ये क्या हुआ। आज ये मुद्दा खत्म हुआ तो एक हवाई जहाज का मुद्दा जुड़ गया। तो ये तो नेताओं ने पता नहीं क्या सोच लिया है अपने विषय के ऊपर कि हमें क्या पावर मिल गई है, हम क्या दिल्ली के खैरखां बन गए हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सौरभ जी, तो ये सवाल जनता के सवाल जैसे सौरभ गांधी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो जनता के सवाल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ही देखना है, WWF की कुश्ती ही देखनी है अगर, तो हम टीवी पे जाके देख लेंगे ना भाई। आप जिस चीज के लिए आए हैं, पार्षद चुने हैं, वो काम कीजिए। ये नज़ारे हमको दिखाने की जरूरत नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हरियाणा के भिवानी में हुए जुनैद नासिर हत्याकांड में एनडीटीवी के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हाथ लगी। जुनैद और नासिर हत्याकांड में कथित गौरक्षकों के 2 गुट शामिल थे। एक गुट नासिर और जुनैद को लेकर 20 घंटों तक हरियाणा के 4 जिलों में घूमता रहा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट। जुनैद और नासिर हत्याकांड में लगातार हरियाणा पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जुनैद नासिर हत्याकांड में गौ रक्षकों के 2 समूह शामिल थे। पहले समूह ने जुनैद और नासिर का अपहरण कर उनकी पिटाई की। पहला ग्रुप ही जुनैद और नासिर को अधमरा कर हरियाणा पुलिस के पास ले गया था। पुलिस के पल्ला झाड़ लेने के बाद पहले गौरक्षकों के दल ने अधमरे जुनैद और नासिर को दूसरे दल के हवाले कर दिया। गौरक्षकों के दूसरे दल ने जुनैद और नासिर की हत्या कर दी। गौरक्षक जुनैद नासिर को लेकर हरियाणा के 4 जिलों में 20 घंटों तक घूमते रहे। अंधेरा होने पर 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के ही भिवानी में शवों को बुलेरो के साथ जला दिया। सबसे बड़ी बात यह आती है कि पहले तो पुलिस ने राजस्थान पुलिस ने सिर्फ 5 आरोपी बनाए थे, जिसमें श्रीकांत शामिल है, लोकेश सिंगला, रिंकू, अनिल और मोनू मानेसर। अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी रिंकू सैनी की हुई है और इसी से पूछताछ में तमाम बातें सामने आई हैं और उसी ने ही बताया है कि उन्होंने पीटने के बाद बुरी तरीके से घायल जुनैद और नासिर को गौरक्षकों के दूसरे समूह को सुपुर्द कर दिया। राजस्थान पुलिस ने गौरक्षकों के दूसरे समूह की तस्वीरें जारी की हैं। दूसरे समूह में जुनैद और नासिर के शवों को ठिकाने लगाने के लिए जींद, भिवानी, करनाल से गौरक्षक आए थे। इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ एक आरोपी रिंकू सैनी ही गिरफ्तार हो सका है। इतने बड़े हत्याकांड के 1 हफ्ते बाद भी लगभग सभी आरोपी राजस्थान और हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही।